गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इसके द्वारा अपने इतिहास का मॉडल पेपर जारी किया गया है। ठीक है, कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर अपने जारी कर दिया गया है और आज की अपनी जो क्लास है इसमें अपने इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो मॉडल पेपर आया है इसे सोल्व कराओ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों के समझ में नहीं आ रहे हैं, कईयों को मिल नहीं रहे आंसर उनके। तो यहाँ पर अपने इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखो भैया, पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर था वो मैं आपको अच्छी तरह सॉल्यूशन करा चुका हूँ। पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट जो है वो भी मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा चुका हूँ। आज अपने इतिहास की चर्चा करेंगे। देखो भैया, यहाँ आपकी कोई दिक्कत नहीं है, समय अपने 3.25 घंटे रहेगा और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर के है ही। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है अपने वो है भैया अपने खंड ए। और खंड ए में जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। देखो यहाँ पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर आ गए। देखो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तरीका ऐसा होगा। ठीक है, कौन से पार्ट से छोटे आएंगे, कौन से पार्ट से बड़े आएंगे, ये सब बताने के लिए ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपके अतिलोकोत्तरात्मक प्रश्न कितने आएंगे, वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, निबंधात्मक कितने आएंगे, ये सब आपको बताना। ठीक है, तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहले का जो पहला है भैया अपनी सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भैया इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। धोलावीरा अपने कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सेकंड क्वेश्चन है भैया प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रभावती गुप्त सर किसकी थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की थी या द्वितीय की थी। देखो ध्यान रखना भैया, प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसकी माता का नाम भी अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना कुबेर नागा इसकी माँ का नाम था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। मतलब पहले तो पिता हो गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो किन में होता है, वो पितृवंशिकता होता है भैया। समझ रहे हो। देखो आपने देखा होगा पहले बाबर शासक आया, बाबर राजा बना, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा आपके शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। इस प्रकार का सिस्टम होता है ना, यही कहलाता है पितृवंशिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है भैया निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर। देखो एक चीज़ आप नोट करना भैया, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, और आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख लेना और ये इतिहास का मॉडल पेपर देख लेना। 99% क्वेश्चन जो छोटे वाले क्वेश्चन आए ना वो वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है ये मैं आपको करा चुका हूँ जब ये चैप्टर मैंने इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे ये भी मैं करवा चुका हूँ। तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट अपने चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो देखो अपने क्वेश्चन है भैया निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बतलाया था। सबसे बड़ा शहर बताया था भैया दिल्ली को बताया था। इसने कहा कि दिल्ली के 28 दरवाजे हैं और जिनमें सबसे बड़ा दरवाज़ा था वो कौन सा था, बदायूं दरवाज़ा था। नेक्स्ट भैया निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे भैया, अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। छठवां क्वेश्चन कल परसों ही करवाया था आप, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे भैया। विष्णु के उपासक जो होते हैं वो आलवार कहलाते हैं, और अगर आपको पूछ ले शिव के उपासक कौन होते हैं तो शिव के उपासक नयनार कहलाते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य भैया इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कमेंट आ गए कि सर ये उपाधि किसने ली थी। देखो यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी।
भैया यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। अब आप खुद गेस करो कि अपने देखो विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा उल्लेख कौन से शासक का हुआ है, वही इसका आंसर है। और वह शासक कौन था? अपने कृष्णदेव राय, जिसने 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। तो अपना आंसर क्या हो गया? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी? देखो तंबाकू भारत में आई थी भैया अकबर के समय, ध्यान रखना आई थी अकबर के समय, लेकिन जो रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। नेक्स्ट है भैया, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? शाहमल की मृत्यु हो गई थी भैया 1857 में। और अगर डेट पूछ ले, महीना पूछ ले तो ध्यान रखना जुलाई का महीना था। और शाहमल कौन थे? अपने यूपी जो है, इस यूपी में एक परगना पड़ता है जिसका नाम है बड़ौद परगना। इस परगने के एक बड़े से गांव के रहने वाले थे। ओके। नेक्स्ट है भैया, अपने स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? इजी सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगर पूछ ले स्थायी बंदोबस्त भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो ध्यान रखना भैया बंगाल में। अगर पूछ ले कब लागू हुआ, तो 1793 में। नेक्स्ट है भैया, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी भैया? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, केसर ए हिंद का मतलब, देखो केसर क्या होती है? एक सुगंधित पदार्थ होता है। हिंद का मतलब हो गया हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान की महक, हिंदुस्तान की सुगंध, हिंदुस्तान की खुशबू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 14वां क्वेश्चन है अपने, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? देखो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले कब बना था पूछ ले तो भैया आपके अपने 26 नवंबर 1949 को। लागू पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 को अपने लागू हुआ था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एबे सदा वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आए हैं आपके? टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं और एक एक नंबर के आए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भैया रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने? यहाँ पे देखो कितने दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे। तो इनका भी अपने सॉल्यूशन करते हैं भैया। देखो दूसरे का पहला है अपने प्रयाग प्रशस्ति की रचना। आपको मैंने जब मोस्ट क्वेश्चन करवाए तो इसमें बताया था ये किसने की थी? हरिशेन ने। ठीक है। महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई है भैया? अपने संस्कृत में। ये भी मैंने करवाया था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के युवाओं का उल्लेख है? ये भी आपको बताया था, 8 प्रकार के युवाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट अभी आपने श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। देखो इतिहास भैया मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आपको नोट्स भी मैं लिखा चुका हूँ और 2024 के लिए आपको मोस्ट क्वेश्चन भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। और मैं यहाँ तक गारंटी लेता हूँ कि जो बच्चा मैंने इस साल जितने भी मोस्ट क्वेश्चन में कराऊँ, जो टेस्ट वगैरह में लूँ, जो प्री बोर्ड वगैरह लूँ, जो आपकी मैराथन क्लास लूँ, जो भी मैं करूँ, समझ रहे हो, आपके लिए उनको आप तैयार कर लो। 90+ पेपर की गारंटी मैं लेता हूँ। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनमें से आपके 90% पेपर आ जाएगा। 90% में कम से कम बता रहा हूँ भैया, जो पिछली बार के जो 2-3 सालों के पेपर हुए हैं आप उनमें देखना, मेरे बताए हुए क्वेश्चन लगभग 99% पड़े हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको ये सब पता है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तालीकोटा का युद्ध सन में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध भैया जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, अभी बताया था आपको कुछ दिनों पहले ही। ठीक है। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में लड़ा गया था भैया तालीकोटा का युद्ध। बड़ा एक फेमस युद्ध है और यह युद्ध हुआ था भैया विजयनगर साम्राज्य की सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ आपके बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेना थी। इसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? हार हुई थी। नेक्स्ट भैया आईन अकबरी के अनुसार भूमि को भागों में बांटा गया है। आईन अकबरी के अनुसार भैया भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। देखो नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है भैया अपने अति लघुतरात्मक, जिनके उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? भैया हड़प्पा सभ्यता में
गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा है अर्थशास्त्र से हमें किस विषय में जानकारी मिलती है? भैया अर्थशास्त्र से हमें राजनीति के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भैया आपने बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? देखो ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है भैया जो बार बार आता है। कल परसों मैंने जब आपको इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन बताए थे तब भी मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, या तो आपको पूछते हैं अंतर्विवाह या पूछते हैं बहिर्विवाह। देखो बहिर का सीधा सा ध्यान रख लो, मतलब बाहर, किससे बाहर? अपने समूह से बाहर विवाह करना, वही क्या कहलाता है? बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट है भैया किस वंश में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? सातवाहन जो वंश था भैया इसमें यह व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? स्त्री धन का मतलब क्या हो गया भैया? जो विवाह के समय जो स्त्री को जो उपहार मिलते हैं ना भैया, उन उपहारों के ऊपर किसका अधिकार होता है? स्त्री का अधिकार होता है, और उन्हीं को कहा जाता है अपने स्त्री धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? सबसे ज़्यादा कमेंट इस क्वेश्चन के ऊपर आए हैं, गुरुजी इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत पढ़ाते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ने अभी 12वीं पास नहीं किए वो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो, मैं किसी की चुगली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि कई ऐसे टीचर्स से या मान लो कई ऐसे स्टूडेंट्स मान लो या कुछ भी मान लो आप XYZ, जिनको ये पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन कितने चैप्टर है, वो भी यूट्यूब पर बस बच्चों को एक प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर के भैया मेरे पास में इस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं कि सर इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? भैया जिसको नियुक्त किया गया था उसका नाम था इब्न जुजाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया वल्ली शब्द से क्या तात्पर्य है? भैया जो सूफी संत होते थे उन सूफी संतों के जो उत्तराधिकारी होते वो क्या कहलाते हैं? वल्ली कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? परसों जो क्लास डाली थी अपने उसी में था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था। एक तो होता है नायक, एक होता है अमर नायक। तो अमर नायक कौन थे भैया? ये होते थे अपने सैनिक कमांडर। कौन होते थे? सैनिक कमांडर होते थे, और इनको क्या होता था? राय के द्वारा प्रशासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई थी? भैया महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन के तहत स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? देखो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था भैया 13 दिसंबर 1946 को, और अगर पूछ ले किसने प्रस्तुत किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ये आपके खंड ए कंप्लीट हो गया है। अब आता है भैया आपके खंड ब, मतलब 2-2 अंक वाले क्वेश्चन जिनके उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं? 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब हो गया भैया 6 से 8 लाइन के बीच में। क्लियर है? ये जरूरी नहीं कि 8 ही हो सकता है आपकी 7 भी हो जाए, हो सकता है आपकी 5.5 लाइन भी हो जाए 5 भी हो जाए। ठीक है, एक एवरेज है ये। तो चौथा क्वेश्चन है भैया स्तूप क्यों बनाए जाते थे? देखो स्तूप या महात्मा बुद्ध जो थे उन महात्मा बुद्ध के जो अवशेष होते थे, ठीक है, उनकी हड्डियां वगैरह जो भी मान लो आप, उनके अवशेषों को गाड़ने के लिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? इनके नाम लिखिए। देखो त्रिपिटक 3 है भैया, एक तो सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। ठीक है, और ये भी कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भैया कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी? भैया कुल बौद्ध संगीतियाँ जो आयोजित हुई थी वो कितनी हुई थी? 4 हुई थी। नेक्स्ट है भारत में आने वाले कोई 3 यात्रियों के नाम लिखिए। भारत में आने वाले देखो यात्रियों में भैया आपके 3 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं आपको। इससे पहला तो अलबरूनी हो गया अपने, इसके बाद में आपके इब्न बतूता हो गया, ठीक है, इसके बाद में आपके बर्नियर हो गया, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8।
8वां है भैया तारबाद किसे कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने जब आपको बताया था उस समय भी कहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तारबाद क्या है, देखो भैया अपने एक शहर था, इसका नाम था दौलताबाद। ठीक है, इस दौलताबाद में क्या था भैया, जो पुरुष और महिलाएं होती थी जो गायन का कार्य करते थे, जो गायक होते थे, मतलब पुरुष और महिला जो गायक होते थे उनके लिए एक बाजार होता था, उसी बाजार को नाम दिया गया है तारबाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था, ये भी मैंने आपको बताया था। महानवमी डिब्बा क्या था भैया, एक अनुष्ठानिक केंद्र होता था। अनुष्ठानिक केंद्र मतलब जहाँ पे अनुष्ठान वगैरह, कोई यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह, जहाँ कोई पर्व वगैरह आयोजित किया जाता, और यह जो होता था वो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर होता। 10वां अच्छा क्वेश्चन है, जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं। जिन्स ए कामिल, देखो जिन्स ए कामिल क्या होती है भैया, जो सबसे बेस्ट किस्म की फसल होती है, या अपने कहे कि जो सर्वोच्च प्रकार की फसल होती है उसको कहते हैं जिन्स ए कामिल, मतलब जिनसे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन्स ए कामिल को अपने नकदी फसलें भी कहा जाता है, जैसे भैया आपके कपास है, ठीक है, जैसे आपके गन्ना है, ये क्या है, जिन्स ए कामिल है। कई बार आपको पूछ ले कि जिन्स ए कामिल के अंतर्गत आने वाली कोई 2 फसलों के नाम बताइए। 11वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया कि मुगलकालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं देता है। मतलब मुगल काल में जो कृषि होती थी भैया और वर्तमान में जो कृषि होती है उसमें क्या तो सेम है और क्या अंतर है। तो देखो अपने बात करें कि पहले तो समानताओं की बात कर लेते हैं। समानताएं क्या होती है भैया, मुगल काल में भी खेती से पहले अपने भूमि को क्या करते थे, नापते थे, नाप कराई जाती थी, और वर्तमान में भी भूमि का नाप होता है, सर्वेक्षण होता है। ठीक है, मुगल काल में भी यह खेती जो होती थी वो नहरों के द्वारा होती थी। वर्तमान में भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। मुगल काल में भी यह भूमि कई भागों में बटी होती थी, जैसे पोलज, परती, चाचर, बंजर। वर्तमान में भूमि जो है वो कई भागों में बटी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई समानताएं। अब बात करें भिन्नताएं क्या है। भिन्नताओं की बात करें तो भैया मुगल काल में कृषि जो है वो बैल है, हल है, इनसे की जाती थी, जबकि वर्तमान में अपने क्या काम लेते हैं, ट्रैक्टर काम में लेते हैं। ठीक है, मुगल काल में सिंचाई जो है वो नहरों से, कुओं से, आदि से होती थी, जबकि वर्तमान समय में अपने क्या काम लेते हैं, ट्यूबवेल काम में लेते हैं। इसके अलावा यह मुगल काल में खाद वगैरह का प्रयोग नहीं होता था, मतलब जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग नहीं होता, जबकि वर्तमान में अपने फसल जो है उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अपने समानताएं और अंतर है। ये देखो 11वां क्वेश्चन मैंने जब आपको नोट्स लिखाए थे भैया इतिहास के, उस समय मैंने आपको इनमें समानताएं और अंतर करवाए थे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। 12वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, दामिन एक कोह है। देखो दामिन एक कोह क्या है भैया, दामिन एक कोह है भैया अपने जो देखो जो आदिवासी लोग होते थे उनसे संबंधित है। ये आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दामिन एक कोह वाला। ठीक है, तो दामिन एक कोह किसे कहेंगे भैया, देखो सॉरी, दामिन एक कोह क्या होता है। देखो भैया 1832 ईस्वी की बात है। 1832 में जो संथाल जनजाति थी उन संथालों को अपने स्थायी रूप से बसाने के लिए ज़मीन का एक बड़ा भूभाग दे दिया गया। किनको? संथालों को। कब? 1832 ईस्वी में ज़मीन के भूभाग को संथालों को दे दिया गया। उसी भूभाग को भैया इन संथालों ने किस नाम से पुकारा? दामिन ए कोह है। ठीक है, सीधी भाषा में अपने कहे कि सन 1832 में संथालों को स्थायी रूप से बसाने के लिए जमीन के एक बड़े भूभाग को सीमांकित किया गया, उसे ही दामिन ए कोह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। देखो ये पहले भी आ चुका है अपने। ठीक है, रेतवाड़ी, देखो एक बात ध्यान रखना, इसी को भैया अपने इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, अब 1793 ईस्वी में यह लागू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में यह लागू की गई थी। और इसमें क्या होता है भैया, जो एक प्रकार से ये भू राजस्व व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राजस्व की राशि जो है वो निश्चित कर देती
और वह राजस्व की राशि जो है वो कौन अदा करता था? ज़मींदार जो होता था वह ज़मींदार किसानों से इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अदा कर देता था। यही क्या कहलाती है? अपनी रेतवाड़ी व्यवस्था या इस्तिमरारी बंदोबस्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? भैया तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अब देखो चर्बी वाले कारतूस कैसे? देखो भैया 1857 क्रांति के समय सैनिकों को बंदूकें दी गई थी, ठीक है। सैनिकों के पास में जो बंदूकें थी, बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, और इसमें जो कारतूस डलता था उसके बारे में ये खबर फैला दी गई कि इस कारतूस के ऊपर जो चर्बी लगी हुई है वह गाय और सूअर की चर्बी है। तो अब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं भैया वो गाय का मांस नहीं खाते, ये मुस्लिम धर्म के लोग सूअर का मांस नहीं खाते और हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस नहीं खाते। तो उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया, और वही विरोध किस में तब्दील हो गया? 1857 की क्रांति में। तो तात्कालिक कारण क्या हो गया? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है भैया गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? देखो भैया 1922 ईस्वी में एक घटना घटित हुई थी। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जो है, इस गोरखपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चोरा चोरी। वहाँ पर एक घटना हो गई थी। वह घटना क्या थी कि कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो जो लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उस थाने में क्या कर दी? आग लगा दी। उस आग में लगभग 20-21 थानेदार, 20-21 पुलिस वालों की क्या हो गई? मौत हो गई। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो आप, गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर लोगों ने क्या कर दी? हिंसा कर दी। तो यहाँ पर लोगों ने जब हिंसा कर दी तो गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ भैया। बाकी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। हालांकि ये सब कुछ मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छी तरह से नोट्स भी लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।